नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे बच्चे। और फिर से हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। शुरुआत चल रही है हमारी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीजें बच्चे कवर कर चुके हैं। हम लोग हिस्ट्री के अंदर कौन से हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं सर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है। हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर शुरू कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री के बेसिकली होते हैं प्यारे बच्चे 3 पार्ट, यानी कि मैंने आपको बताया था एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हमने इनमें से जो शुरू की है वो है मेडिवल। और मेडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको क्या क्या चीजें कवर करा दी, एक छोटा सा वीप और छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको कराया मेडिवल हिस्ट्री में इस्लाम धर्म के बारे में बच्चों। इस्लाम धर्म यानी इस्लाम रिलीजन के बारे में कवर किया। इस्लाम रिलीजन के बाद हमने पता किया कि इस्लाम रिलीजन को भारत में, यानी इसकी शुरुआत मैंने आपको बताई सऊदी अरब मक्का से हुई। ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म जब सऊदी अरब मक्का में शुरू हुआ तो भारत में उस समय ऐसा कोई धर्म नहीं था, तो भारत में इस धर्म को लेकर आने वाला आया बंदा राजा, जिसको बोला गया सर क्या, मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में मैंने आपको स्टोरी बता दी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत के अंदर आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में बता दिया मैंने, जिसने भारत पे किया 17 बार अटैक। उसका रीजन क्या था, सारी चीजें वीडियो में समझा रखी है। इसके बाद एंट्री करेगा प्यारे बच्चे मोहम्मद गौरी नाम का। मोहम्मद गौरी नाम का राजा एंट्री करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। और इसी में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम नजर आएगा, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक। वही भारत में एक नई दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा इंडिया में, जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। और यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक चीज आपको बता दूं कि इसकी बेसिक कंडीशंस क्या है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी है। मेडिवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म इतना बड़ा धर्म धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया, इसके पीछे का इतिहास क्या है, मुहर्रम फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, ईद क्यों मनाते हैं, सब रीजन मैंने वीडियो में बताए थे। इस्लाम धर्म उस समय सऊदी अरब एरिया में था, लेकिन इसे भारत में इंट्रोड्यूस करेगा मोहम्मद बिन कासिम नाम का राजा। इसने देखा भारत में ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, तो क्यों ना इस धर्म को भारत में फैलाया जाए। तो फैलाने के लिए कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया, बेचारा 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाया, डेथ हो गई। महमूद गजनवी आया भारत के अंदर, इसने भारत पे अटैक किया। ठीक है जी, करीबन करीबन ये मान के चलो ये भारत में रहा, 32 ईयर्स के आसपास तक का टेन्योर था इसका। उसके बाद भारत में आया सर मोहम्मद गौरी नाम का राजा, ये भी भारत में रहा काफी समय तक। उसके बाद भारत में आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी के गुलाम। एक स्ट्रिक आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चे, जो मैं हमेशा हर एक क्लास में बताता आता हूँ। इसको हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चे, एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने सभी को कि पूरी दिल्ली सल्तनत या पूरी मेडिवल हिस्ट्री एक लाइन से खत्म कर सकते हैं। वो लाइन आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। कौन सी लाइन थी, एमबीके गजनी गौरी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, एमबीके गजनी गौरी, गुड़ खाओ तसले में। क्या बोलोगे, गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है आज की पूरी क्लास में, कि गुड़ खाओ तसले में, कैसे खाएंगे गुड़, किसको खिला रहे हो सर, एमबीके और गजनी और गौरी। एमबीके गजनी गौरी तीनों के तीनों गुड़ किसमें खाएंगे, तसले में खाएंगे। बस एक लाइन याद रखनी है पूरी मेडिवल के लिए। एमबीके का मतलब प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम होगा। मोहम्मद बिन कासिम एंट्री मारेगा इंडिया के अंदर 712 एडी में और रहेगा 714 एडी तक। पूरा टेन्योर बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। गजनी आएगा प्यारे बच्चे, जिसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, इंडिया में एंट्री करेगा 998 एडी से लेके 1030 एडी तक रहेगा। मोहम्मद गौरी नाम का राजा आएगा, जिसकी इंडिया में एंट्री होगी 1175 एडी में, और एंट्री करने के बाद एंड होगा इसका 1206 एडी तक मोहम्मद गौरी। इसी मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था सबसे तगड़ा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मोहम्मद गौरी के बाद से शुरू किया दिल्ली सल्तनत नाम का शुरू। दिल्ली सल्तनत में जब भी आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में बता देता हूँ। इसी दिल्ली सल्तनत में चलेगा सर गु से क्या चलेगा, गुलाम वंश। गु से चलेगा गुलाम वंश। गुलाम वंश रेडी होगा सर आपका कब से, 1206 से लेकर 1290 एडी तक रहेगा। इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर चलेगा दूसरा वंश, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चे खिलजी वंश। खिलजी वंश चलेगा, जिसका रूलिंग टाइम होगा प्यारे बच्चे कब से कब तक, तो हमेशा याद रखना 1290 से लेकर 1320 तक रूल करेगा। इसी के बाद आएगा तासिर तुगलक वंश। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, तुगलक वंश आएगा।
रूलिंग चलेगी 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा। सा से चलेगा प्यारे बच्चे सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश आएगा आपका, रूलिंग रहेगी 1414 से लेके 1451 तक। और ला से रहेगा प्यारे बच्चे लोधी वंश, जिसके अंदर आएगा सर लोधी डायनेस्टी में कौन, 1451 से लेके 1526 तक ये चलेगा वंश। ये पूरा टेन्योर क्या है प्यारे बच्चे, गुलाम वंश के अंदर में आता है, सॉरी दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको स्पेसिफिकली एक और ट्रिक लिखवाई थी, कैसे याद करोगे, दिल्ली सल्तनत में चलने वाले 5 वंश, क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत में चलने वाले प्यारे बच्चे 5 वंश कौन कौन से, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है, जी से क्या बोलेंगे गुलाम, जी से बोलोगे गुलाम, के से प्यारे बच्चे बोलोगे खिलजी वंश, टी से प्यारे बच्चे बोलोगे तुगलक वंश, सा से बोलोगे प्यारे बच्चे सैयद वंश, और ला से प्यारे बच्चे बोलोगे लोधी वंश। ये पांचों वंश हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर। टेन्योर मैंने बताया 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी चलेगा 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक चलेगा 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद चलेगा 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1451 तक, और ये चलेगा 1451 से लेकर 1526 तक चलेगा सर। ये पूरा का पूरा ब्रीफ है आपको, और इसी को पढ़ना है। आज हमारा जो सबसे पहला वंश पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, वो पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, फिर इसी के बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। आ जाओ, इसी के बारे में आज हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। इसी को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट मारने का टाइम दिया था, आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट मार लेना, आपको पता लग जाएगा जिसके बारे में कि किस तरीके से हमें पूरे गुलाम वंश को पढ़ना है। आइए प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं गुलाम वंश के बारे में, जिसमें कहानी भी गुलामों की होगी। एक से एक गुलाम आएंगे, इतने बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े बिल्कुल तंदुरुस्त और खतरनाक किस्म के गुलाम। आखिर गुलामों की जरूरत क्यों पड़ती है, सारी हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले बता दूं कि बच्चों को आज तक कभी ये नहीं समझ में आया कि सर ये दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में थी क्या, उसे बड़े प्यार से समझते हैं। छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। इसको पढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं। सपोज करो दिस इज अ होम, एक घर है, इस घर का नाम मैंने रख दिया, दिस इज कॉल्ड शांति सदन। क्या रखा इस घर का नाम प्यारे बच्चे, शांति सदन रखा। शांति सदन में रहने वाले सदस्य थे मोस्टली 5 मेंबर्स। एक तो दादा थे, और उनकी वाइफ को क्या बोलोगे, दादी, और इन्हीं का एक बेटा था जिसका नाम था राजू। राजू नाम का एक बंदा था, इसकी पत्नी थी दामिनी, राजू की पत्नी दामिनी। राजू की पत्नी दामिनी के बाद राजू का बेटा अरुण, एक बेटा और था वरुण, और एक बेटा था तरुण। ये यानी कि पूरी फैमिली हो गई, और इस पूरी फैमिली का नाम था प्यारे बच्चे शांति सदन। ठीक है, अब ये शांति सदन जो थी, इसमें ना सब के सब वर्किंग क्लास, सब ए टू जेड काम करने वाले आदमी। तो एक दिन क्या हुआ कि दादा दादी एक दिन सुबह हुई तो ये चले गए अपने खेत खेती बाड़ी को देखने के लिए। राजू दामिनी जो थे, दामिनी थी बहुत बढ़िया टीचर, केंद्रीय विद्यालय की टीचर रह चुकी थी, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल की टीचर रही है, तो वहां चली गई। राजू था बड़ा बिजनेसमैन, तो ये सुबह सुबह निकल जाता था, और बच्चे चले गए अपने स्कूल। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सुबह के 8 बजे तक पूरा घर खाली, मतलब कोई भी नहीं रहता था घर में। 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घर में कोई नहीं। इसका मतलब घर का सारा काम ऐसे ही चला जाता था। रोज रात को अपनी इसकी वाइफ आती थी दामिनी, वही साफ सफाई करे, खाना बनाए, रात के 9-9 बजे तक काम लगने में लग जाए, तो काफी टाइम हो जाता था खाना वाना खा के रात तक सोने में। तो इन्होंने सोचा कि घर के फैमिली लोगों ने एक दिन क्या किया, बैठकर संडे वाले दिन, जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है, उस दिन बैठ के प्लानिंग करी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इतना रोज का झिकझिक करे, हम काम छोड़ नहीं सकते, घर पे कोई नहीं रहेगा तो घर का काम कौन देखेगा, तो क्यों ना एक मेड को हायर कर लेते हैं। मेड मतलब नौकरानी हायर कर लेते हैं। तो एक नौकरानी को बुलाया, एक नौकरानी आई बड़ी स्टाइल से, उसका नाम था सविता। सविता नाम की एक मेड हायर करी। सविता आई बड़ी बनठन के, यूं ऐसे पल्लू लटका कैसे ऐसे करती, ऐसे आई आराम से। तो आई तो एंट्री की इसने शांति सदन में, कहती अरे वाह, मतलब अच्छे घर के अंदर काम करने का मौका मिला। अंदर घुसी, घर को देख के तो ऐसे रह गई, अरे वाह, मैंने तो बाहर से ही ऐसा देखा था, ये तो बहुत महल है भाई। तो पहले से मन में इसने विचार बना लिया कि एक दिन ये घर मेरा होगा, एक दिन ये घर मेरा होगा। तो सविता आई जैसी, इसने मन के अंदर एक सोच बना ली कि इस घर को हायर करना है। तो सविता ने सोचा कि पहले तो अपने
जादू चलाओ, सविता का जादू। तो इसने क्या काम किया, इसने सभी से इंटरव्यू वगैरह दिया उसको, सबको। दादा दादी को इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगा तो अच्छा लगा। सभी मतलब इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, अच्छा काम किया इसने, हर जगह जहाँ काम किया अच्छा काम किया, तो कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो सविता को इन लोगों ने हायर कर लिया। सविता को कहा कि आ जाओ, कल से काम पे आ जाओ, और वैसे भी 8 बजे के बाद आओ, 8 बजे से पहले आ जाओ, क्योंकि सबके काम करने से पहले यानी सबका नाश्ता वास्ता बना दो, और उसके बाद फिर तुम पूरा घर का काम तुम्हें देखना है। शाम को 6 बजे तुम चली जाया करना, तुम्हारा टाइम हो गया डिसाइड। सविता कहती है जी साहब जी, आया करूंगी। सविता आ जाती है, शाम सुबह 6 बजे या 7 बजे तक आ जाती है, सबका खाना वाना बनाती है, शाम को 6 बजे तक काम करती है। ऐसे कर 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 इसने सभी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीने बीत गए प्यारे बच्चे, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक इसने इतनी अच्छी इमेज बना ली सबकी नजरों में कि मान के चलो सविता कोई भी गलत काम करे, सविता पे कोई डाउट नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ, सविता के ऊपर कोई भी चोरी चारी का इल्जाम लगता ही नहीं था। कोई मान ही नहीं सकता कि सविता कर सकती है, इतनी पॉजिटिव इमेज बना ली इसने। अब इसको लगा कि अब मेरा काम आसान हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि सभी चले गए अपने काम पे, एक दिन दादा पड़ गए बीमार। तो सविता ने सही समय देखकर चाय में मिलाई जहर और दादा को मार दिया। एक दिन क्या किया इसने, एक तरीके से क्या किया सविता ने, एक दिन देखा दादी बीमार पड़ गई, इनको चाय में मिला के मार दिया। उसके बाद देखा राजू बीमार पड़ गया, तो राजू को एक दिन घर पर रुक गया, तो इसकी भी हत्या कर दी। और एक दिन क्या किया, दामिनी की भी हत्या करी, और एक दिन सारे बच्चों को मार दिया। और इसी दिन से इसने शांति सदन का नाम काट के यहाँ पर लोगा सविता सदन, यहीं पे लिखा इसने सविता सदन। अब यही चीज को आप बड़े ध्यान से समझो। दिस इज कॉल्ड, पूरा का पूरा ये क्या है, जैसे ये शांति सदन था, ये दिल्ली सल्तनत है प्यारे बच्चे। सपोज करो ये शांति सदन था, ये दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में ये जितने भी लोग रह रहे हैं, ये सारे के सारे गुलाम वंश के लोग हैं, गुलाम वंश के लोग, गुलाम वंश के लोग। इन्हीं गुलाम वंश को मारने के लिए एक नीचे से बंदा आ गया इनके घर के अंदर, जिसको बोला गया खिलजी वंश का राजा। इसने क्या दिया, इसने सभी को मारा, और यहीं पर क्या किया इसने, दिल्ली सल्तनत में जो नाम चल रहा था गुलाम वंश का, ये जैसे पूरी के पूरे घर है ना, इसी पूरे घर को दिल्ली सल्तनत नाम दिया, यानी गुलाम वंश का नाम दिया गया था। इसी ने क्या किया, इसी में क्या किया इसने, पूरे के पूरे घर के सदस्य के गुलाम वंश को मारा, गुलाम का नाम काटकर यहाँ पर चलाया इसने अपनी मर्जी से खिलजी वंश। वैसे ही खिलजी वंश को जैसे चलेगा, खिलजी वंश को मारने के लिए नीचे से आएंगे तुगलक वंश के लोग, ये लोग इनको मारेंगे और अपना डायनेस्टी चलाएंगे तुगलक वंश। मतलब सारा काम इसी घर के अंदर हो रहा है। इसी को मारने के लिए तुगलक वंश के बाद कौन आएंगे, सैयद वंश के लोग आ जाएंगे नीचे से। इसी को मारने के लिए बाद में कौन आ जाएंगे, लोधी वंश के लोग। मतलब सारा काम सिर्फ और सिर्फ इस घर के पीछे था, यानी पूरी की पूरी दिल्ली के पीछे लड़ाई चल रही थी। इसी वजह से इसको नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत। आगे समझ में प्यारे बच्चे, इसी को समझना है पूरी के पूरी कंडीशंस में। आओ, आशा करता हूं सभी को आ गया होगा समझ में। यहीं से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चे हमारा गुलाम वंश के बारे में। आज जो हमारा टाइम पीरियड चलेगा इसी में पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को पढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश ही नहीं, इसी को बोलते हैं एलबरी वंश। एलबरी डायनेस्टी भी इसी को कहा जाता है, एलबरी वंश भी कहते हैं प्यारे बच्चे। इसी को बोलते हैं ममलूक डायनेस्टी, ममलूक वंश। इसी को बोलेंगे प्यारे बच्चे दास वंश, दास वंश। यानी इसके कई सारे नाम हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द गुलाम डायनेस्टी, गुलाम, गुलाम वंश, एलबरी वंश, ममलूक वंश, दास वंश। रूलिंग टाइम पूछा जाए 1206 से लेकर 1290 तक चला। इसी में पहला रूलर प्यारे बच्चे पढ़ेंगे हम लोग कौन, जिसका नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। रूलिंग टाइम बता दो सर कब आएगा, 1206 में आएगा और 1210 तक ही रह पाएगा भारत में। 1206 में आएगा प्यारे बच्चे, 1210 तक रूल करेगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो गुलाम वंश का राजा था इसी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। सर इसने गुलाम वंश ही क्यों बनाया, ये तो अपने नाम से भी तो बना सकता था ऐबक वंश, गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि एक्चुअल में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था सर, ये कौन था सर, ये था एक्चुअल में मोहम्मद गौरी का गुलाम। और इससे आज तक इसने कभी भी
ऊंच नीच या आवाज ऊंची करके कभी बात नहीं करी। हमेशा बात जो करी इसने बिल्कुल लिमिटेड वे से करी और कभी भी किसी से ऊंची आवाज में, और हमेशा मोहम्मद गौरी का कहा माना। इसने कहा मोहम्मद गौरी मेरे लिए एक ऐसे बंदे हैं, ये खुदा का बादशाह है। अगर ये बंदा मान के चलो, सीधी सी बात है, मोहम्मद गौरी अगर मर भी जाते हैं तो मेरी औकात नहीं कि मैं एक राजा की उपाधि ले सकूं। मैं जिंदगी भर इनके पैरों को छू कर या पैरों को धो कर पी सकता हूं, क्योंकि एक गुलाम ही रहूंगा जिंदगी भर उनके लिए। उन्होंने आज जो मुझे यहां से यहां तक उठाया ना, उसका कर्ज मैं नहीं चुका सकता। इसीलिए इसने अपना गुलाम, इसीलिए इनके नाम के आधार पर ही इन्होंने अपना नाम डायनेस्टी का रखा, गुलाम वंश। मैं जिंदगी भर मोहम्मद गौरी का गुलाम था, गुलाम हूं, गुलाम रहूंगा। इसीलिए इन्होंने क्या बनाई थी, गुलाम वंश की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया प्यारे बच्चे, जब भी अभी बताऊंगा मोहम्मद गौरी का गुलाम बना तो बना कैसे। इससे पहले ये जान लो कि इसने अपनी पहली कैपिटल गुलाम वंश को बनाते समय अपनी पहली कैपिटल बनाई प्यारे बच्चे लाहौर। कभी पूछा जाए अपनी कैपिटल क्या बनाई, लाहौर। एक बनाई थी इसने अपनी खुद की आर्म्ड कैपिटल, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चे सैन्य राजधानी। आर्म कैपिटल किसको बनाई तो बता देना प्यारे बच्चे, इंद्रप्रस्थ को बनाता है। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को आज के समय से क्या बोलते हैं सर, आज के समय के हिसाब से कहा जाता है दिल्ली। दिल्ली को इसने अपनी आर्म्ड कैपिटल के रूप में एक्सेप्ट किया, जिसे बोलते हैं सर दिस इज कॉल्ड सैन्य राजधानी। आगे ध्यान से देखेंगे, क्या सर कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले से ही एम था कि मैं भारत का गुलाम बनूं, या कह सकते हो गुलाम वंश बनूं या गुलाम बनूं? नहीं, देखो आप लोगों का भी कोई ना कोई एक रहा होगा एम कि हम लोग बड़े होकर बने एक आईएएस ऑफिसर, एक कह सकते हो एसएससी सीजीएल के अंदर आईटी ऑफिसर बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने। अच्छे अच्छे आपके भी क्या है एम थे। तो ऐबक का भी बहुत अच्छा एम रहा होगा, लेकिन उसको क्या पता था किस्मत मुझे क्या बना देगी। जैसे आप लोगों को, आपको एक बहुत बड़े सपने रहे होंगे, लेकिन आप कुछ और बन गए, कुछ और किसी को बन गया। आप लोगों ने सोचा हो मैं पायलट बनूं, लेकिन इंसान आज आईटी ऑफिसर बना है। मान के चलो आपने आईटी ऑफिसर सोचा, आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए। मतलब जो चाहते हैं वो नहीं बन पाते। वैसी कुछ घटना ऐबक के साथ भी हुई। ऐसा बताते थे कि इंडिया जो था हमारा, इंडिया के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में एक जगह पड़ती थी जिसे बोलते थे प्यारे बच्चे अफगानिस्तान। इसे यहाँ पर एक हिस्सा पड़ता था जिसे बोलते थे अफगानिस्तान। कभी पूछा जाए कि क्या पड़ता था सर, अफगानिस्तान वाला हिस्सा पड़ता था। तो अफगानिस्तान में क्या था सर, अफगानिस्तान के अंदर एक राजा रहा करता था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। कभी पूछा जाए ऐबक का सर जन्म कब हुआ, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, जन्म होगा 1150 एडी के अंदर। 1150 एडी में क्या होता है सर, इसका जन्म होता है। तो ऐसा बताते हैं अफगानिस्तान में एक राजा रहा करता था मोहम्मद गौरी। इसके पास इतना सारा क्या था सर, इतना बड़ा पैलेस था, इतना ज्यादा इसके पास कारोबार, पूरा अफगानिस्तान इसके अंडर में रहता था। तो इसके पास ना काम करने वाले बंदे कम होते थे। पहले के समय में राजा क्या करते थे, राजा काम करने के लिए बंदों की तलाश करते थे, बंदों को ढूंढते थे, उनको गुलाम बनाते थे ताकि वो हमारे लिए गुलाम बनकर काम करें। तो पुराने समय में गुलामों की, राजा गुलामों की फिरोग में, गुलामों की तलाश में घूमता था। तो एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के यहाँ पर काम करने वाले बंदे कम पड़े, तो मोहम्मद गौरी खुद ही पूरे अफगानिस्तान में मुआयना करने निकलता है। तो मुआयना करने निकलता है तो इसको एक फैमिली नजर आई जो कुतुबुद्दीन ऐबक की फैमिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक फैमिली में पला बड़ा, इसके करीबन 7 8 भाई बहन थे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, तो ऐसा बताते थे कि इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मम्मी पापा थे काफी गरीब थे। इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के कई सारे भाई बहन थे, कई सारे बच्चे थे, या कह सकते हो इनकी फैमिली में कई सारे बच्चे थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। ये मान के चलो काफी गरीब फैमिली थी। तो मोहम्मद गौरी ऐसे घूमता हुआ पहुंच गया इनकी फैमिली के पास। सॉरी, मोहम्मद गौरी कह रहा हूँ, मोहम्मद गौरी नहीं। यहाँ पर एक बाजार लगती थी अफगानिस्तान में जिसे बोलते थे गजनी की बाजार। गजनी की बाजार या गुलामों की बाजार लगती थी। सॉरी बच्चों, वो नाम गलत रह लिया मैंने मोहम्मद गौरी का। यहाँ पर एक गुलामों की बाजार लगती थी गजनी के अंदर, जिसमें एक मेन हेड होता था इस गुलाम बाजार का, जिसको बोलते थे मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका एक बंदा था यहाँ का मेन हेड, ये गुलामों की बाजार का मेन हेड था। तो ऐसा बताते हैं ये बंदा क्या करता था, घरों से जाकर क्या करता था, बच्चों को खरीद कर अपने मार्केट में जाकर क्या करता था, हाई रेट में बेचता था। जैसे मान के चलो आप लोगों, आपके पास कोई चीज खराब सी पड़ी है, बहुत मोबाइल ही मान लो आपके पास मोबाइल खराब है, आप सोच रहे हो यार बेच दूं इसको मैं जाके, उसके बदले कोई नया ले लेता हूँ। तो आप क्या करते हो, उस मोबाइल को ले जाकर सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप पे बेच देते हो। वो सेकंड हैंड मोबाइल वाला क्या करता है, आपसे कम दाम में क्या करता है, मोबाइल ले लेगा और उसे आगे जाके बड़े महंगे दाम में क्या कर देगा, बेच देगा। वही बंदा ये होता था मिर्जा अजीज कोका भी यही काम करता था, किसी को कम दाम में खरीदता था और उसे जाकर महंगे दाम में राजा को बेच देता था। तो मिर्जा अजीज कोका ने क्या किया, ये क्या पूरे के पूरे अफगानिस्तान में घूमा। अफगानिस्तान के अंदर इसकी बाजार लगती थी
और उसी बाजारों का एक राजा था मोहम्मद गौरी। राजा पूरे अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी था। इस दिन क्या हुआ, मिर्जा अजीज कोका यहीं से निकला और ये पहुंच गया क्या सर, कुतुबुद्दीन ऐबक की फैमिली के पास। कहता है मैंने सुना है कि आपकी फैमिली की कंडीशन काफी खराब है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पापा कहता है बहुत ज्यादा खराब है महाराज, बच्चों की परवरिश करनी बहुत दिक्कत हो रही है, पैसों का एक भी किस्सा नहीं है हमारे पास, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास जिससे हम बच्चों की परवरिश करें। मिर्जा अजीज कोका कहते हैं कि ये परवरिश की या कह सकते हो आपकी बच्चों की या आपके पैसों की समस्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कैसे, कहते हैं आप अपना एक बच्चा हमें बेच दीजिए, एक बच्चा बेच दीजिए, इससे आपके 6 के 6 बच्चों की परवरिश अच्छी हो पाएगी। कम से कम एक बच्चा अगर आप दान भी कर देते हो तो उसकी परवरिश हम अच्छी करेंगे, 6 की आप कर लेना, कोई भी बिल्कुल कोई नहीं मरेगा इससे। और आपने अगर परवरिश ना करी तो इससे कई सारे बच्चों की डेथ हो जाएगी। तो इसके पापा ने सोचा बात भी सही है, क्यों ना अगर हम एक बच्चे को बेच दें जिससे घर की परवरिश या घर की स्थिति अच्छी हो जाए, तो क्या दिक्कत है। तो इनकी फैमिली ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिर्जा अजीज कोका को बेच दिया। मिर्जा अजीज कोका को बेचा तो मिर्जा अजीज कोका क्या करता है, ऐबक को अपने साथ ले गया गुलामों की बाजार में। बाजार में ले जाने के बाद क्या करता है, इसे बेचता नहीं है। उस समय इसकी हालत इतनी ज्यादा कमजोर थी कि अगर इसे मार्केट में खड़ा करते कुतुबुद्दीन ऐबक को तो शायद इसके दाम 0 रहता। इसीलिए ऐबक को खिलाने पिलाने नरिशमेंट की अच्छी खासी जरूरत थी। तो इसको इतना बढ़िया नरिशमेंट दिया इस बंदे ने, मिर्जा अजीज कोका ने, तो इसका हेल्थ पहले जो कमजोर किस्म का कुपोषण जैसा व्यक्ति दिख रहा था, आज वो इतना हेल्दी दिखने लग गया कि मान के चलो कि पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस इस ऐबक के थे। ऐबक इतना हैंडसम दिख रहा था कि ये मान के चलो कि जब गुलामों के लोगों की बारात लगती थी, या कह सकते गुलामों के लोगों की बारात खड़ी होती थी, बारात मतलब एक साथ जगह खड़े होते थे, जब राजा आता था खरीदने के लिए तो सबसे अलग ऐबक दिखता था, इतना हैंडसम। तो एक दिन मोहम्मद गौरी आया इसी मार्केट के अंदर, इसको नीड थी लोगों को खरीदने की, तो मोहम्मद गौरी आया इसी मार्केट में, तो ये क्या करता है, खरीदने लगता है। तो इसकी नजर पड़ती है ऐबक पे, ऐबक पे पड़ती है तो ये कहता है यार ये बंदा मेरे काम के लिए सबसे परफेक्ट है। मोहम्मद गौरी कहता है बताइए मिर्जा अजीज कोका इसके दाम क्या दोगे, क्या दाम है इसका। कहता है महाराज ये सबसे महंगा गुलाम है और आप चाहते हो इसको खरीदना तो आपको इसका मुंह मांगा रकम आपको देनी पड़ेगी। तब मोहम्मद गौरी कहता है आप जो फरमाइश करोगे मैं दूंगा, लेकिन मुझे यही बंदा चाहिए। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पैसे फेंके मुंह पे इसके और क्या किया, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा। जब मोहम्मद गौरी ने ऐबक को खरीदा तभी से किसका गुलाम बना सर, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बना मोहम्मद गौरी का गुलाम। जब ये मोहम्मद गौरी का गुलाम बना तो ऐबक को सबसे पहला काम क्या करने के लिए दिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसको जब खरीदा तो सबसे पहले जब ये अपनी महल या अपने पैलेस की तरफ लाया तो वहां पर ये क्या करता था, वहां पर बहुत सारे घोड़ों का अस्तबल होता था, जहां पर बहुत सारे घोड़ों को आगे चलकर लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बहुत सारे घोड़ों की देखरेख के लिए बंदा नहीं था कोई। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला काम किसको, ऐबक को कौन सा दिया, तो याद रखना घोड़े के अस्तबल की सुरक्षा के लिए। घोड़े के अस्तबल की सुरक्षा करने के लिए किसको पकड़ा इसने, घोड़े के अस्तबल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। घोड़े के अस्तबल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी, तो आप बोल देना प्यारे बच्चे ये सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, पहला काम कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने काम बखूबी बहुत अच्छे से किया, लगातार 2 साल 3 साल 4 साल तक अच्छे से किया। उसके बाद इसका काम बड़ा पसंद आया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने इसको कर दिया प्रमोट, कहा कि तू अब क्या करेगा, तुझे कर देता है प्रमोशन, और प्रमोशन में दिया इसे आमिर ए आखूर की उपाधि। आमिर ए आखूर का टाइटल किसको दिया सर, ऐबक को। कहते हैं अब तू घोड़े के अस्तबल के अंदर सुरक्षा तो करेगा ही, घोड़ों को चारा तो डालता ही था, अब तेरा काम ये नहीं है, अब तू क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, लोग यहाँ पे काम करेंगे तुझे बताना है। तो आमिर आखिर किसको बोला गया पहली बार, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सर प्यारे बच्चे आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ऐसा बताते हैं कि ऐबक ने ही क्या काम किया सर, ऐबक ही एक ऐसा राजा था जिसने कभी अपने नाम से सिक्का नहीं जारी होने दिया, अपने नाम से किसी भी तरीके से सिक्का जारी नहीं होने दिया, अपने नाम से सिक्का जारी होने नहीं दिया इसने। सिक्का जारी मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, सिक्का जारी नहीं होने दिया। जैसे बहुत से राजा अपने नाम से सिक्का चलाते थे ना, ये राजा नहीं चलाता था, नहीं होने दिया। और क्या काम किया सर इसने कभी भी अपने लिए खुतबा नहीं पढ़वाया प्यारे बच्चे। खुतबा क्या होता है प्यारे बच्चे, खुतबा होता है खुद की तारीफ। खुद की तारीफ ये कभी नहीं करवाता था, ये कहता था कि मुझे मेरी तारीफ का कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं जो काम करता हूं अपने हिसाब से और अपने लोगों के लिए करता हूं। तो खुतबा ये कभी भी अपने लिए नहीं करवाता। पहले पुराने समय में राजा अपने लिए ना खुतबा पढ़वाते थे, मेरी तारीफ करो मेरी तारीफ, तो खुतबा करवाते थे, ये खुतबा नहीं पढ़वाता था।
और क्या है सर, इसके कुछ अदर नाम्स थे, अदर नेम। अदर नाम में पहला नाम क्या आता है सर, अदर नेम में पहला नाम आता है, इसी को बुलाते थे हातिम ताई के नाम से। हातिम ताई कौन से राजा को जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को जानते थे सर किसके नाम से, पील बख्श के नाम से। पील बख्श क्यों बोलते थे, क्योंकि ये कई सारे चीजों को, पील का मतलब होता है हाथी, हाथियों का दान करने वाले लोगों को पील बख्श कहते थे। इसी को कहते थे लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब इसकी प्रजा में अगर कोई भी पैसों की कमी की वजह से एक तरीके से मान के चलो प्रॉब्लम से गुजरता था, ये लाखों का दान कर देता था, ठीक है जी। और इसी को बोला जाता था कुरान खान, इसी को कुरान खान के नाम से भी जाना गया। इसके कई सारे अदर नाम थे प्यारे बच्चे, कुरान खान, हातिम ताई, पील बख्श, कई सारे नामों से पुकारा जाता था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चे। आगे बात करें तो इसी बंदे ने क्या किया था 1194 में, 1194 की बात है, जिसमें बैटल ऑफ चंदावर छिड़ी गई थी। बैटल ऑफ चंदावर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी की राजा जयचंद के साथ, राजा जयचंद के साथ। और राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी पूरे भारत पर राज करने लग गया, भारत इसके अंडर में आ गया था पूरा। आप जाके पिछली वीडियो में देखोगे तो ये कहानी मैंने बताई थी। मोहम्मद गौरी पूरे भारत का राजा बन गया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में एक बात बोली गई कि मोहम्मद गौरी की इसी जीत से सबसे ज्यादा खुश एक ही गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब मोहम्मद गौरी ने जिम्मेदारी दी थी ना किसकी सर, भारत की, तो इसी खुशी से मोहम्मद गौरी की इसी बैटल ऑफ चंदावर की खुशी से इसने भारत में 1194 एडी के अंदर 1194 एडी के अंदर ऐबक ने एक इसी दिल्ली के अंदर ही एक मस्जिद बनाई थी, जिसका नाम रखा था इसने कुव्वत ए उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण किया प्यारे बच्चे। कुव्वत ए उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण करने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मस्जिद कहां पर है सर, दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली। और कभी जाओगे आप मेहरौली साइड में, कहां पर, मेहरौली साइड में जाओगे तो मेहरौली साइड के अंदर ही आपका क्या लोकेटेड है, कुतुब मीनार। जस्ट कुतुब मीनार के पीछे जाओगे तो कुतुब मीनार के पीछे ही नजर आएगी आपको कुव्वत ए उल इस्लाम मस्जिद। ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में याद रखना, ये भारत की, कभी पूछा जाए भारत की पहली मस्जिद का नाम, तो भारत की पहली मस्जिद इसी को कहा जाता है। भारत की पहली मस्जिद का नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो आप आंसर देंगे कुव्वत ए उल इस्लाम है। इससे पहली मस्जिद कभी पूछी जाए क्या है, आप बोलोगे हाँ सर, इससे पहले मस्जिद भी बनी थी, जिसे बोलते हैं चेरामन जुमा, जो कि केरल में बनाई गई थी। चेरामन जुमा जो भारत की पहली मस्जिद है, लेकिन उसके बाद अगर पूछा जाए तो भारत की पहली मस्जिद कुव्वत ए उल इस्लाम नाम के नाम से फेमस हुई। कहां पर है सर, दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली। मेहरौली दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, जस्ट कुतुब मीनार के बैक साइड में, ठीक है जी। इसे भी भारत की उसमें अनुसूची में शामिल किया गया, भारत की किसमें, विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया। आगे बात करते हैं 1194 एडी के बाद बात करेंगे सर इसमें और क्या क्या काम हुआ सर इसी के टाइम पीरियड में। तो याद रखना इसी के टाइम पीरियड में ऐसा बताते थे कि इसने कई सारे निर्माण कार्य शुरू किए। निर्माण कार्य का मतलब होता है बहुत सारी चीजों की शुरुआत करी। निर्माण कार्य में सबसे पहला नाम किसका आएगा, तो याद रखना इसी ने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया प्यारे बच्चे, वो इसी ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है सर, दिस इज अ टाइप ऑफ मॉस्को, यानी कि एक मस्जिद बनाई थी इसने भी। और ये मस्जिद को बनाने में करीबन कितना दिन लगा, तो बोल देना 60 घंटे। 60 घंटे के अंदर इसने लगातार मस्जिद को बनाकर तैयार कर दिया। यानी 60 घंटे कैसे, याद रखना 2 और 2 दिन कितने होते हैं, मिलाकर टोटल घंटे कितने हुए बोलो, 48 घंटे। 2 दिन मिला के कितने घंटे हुए सर, 48 घंटे। और अगर मान के चलो उसी में मिला दूं आधा दिन मतलब 12 घंटे, और 12 घंटे और ऐड करोगे तो कितने घंटे, 60 घंटे। अगर मिलाकर बोलूं तो 2 घंटे में कितना सर, 2 दिन का कितने घंटे, 48 घंटे। और अगर आधा दिन ऐड कर दूं तो कितने घंटे, 12। तो मिलाकर बताओ कितने घंटे हुए, 60 घंटे। यानी ये दिन कितने हुए सर, 2.5 दिन। 2.5 दिन के हिसाब से देखो तो कौन सा नाम पड़ेगा इसका, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या याद रखोगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। यानी 2.5 दिन के अंदर इसने एक मस्जिद तैयार करके खड़ी कर दी, जो कि लोकेटेड कौन सी जगह पे है सर, अजमेर में है। क्या बोलोगे, अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे, अजमेर पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान में मस्जिद को बनाकर तैयार किया। इसी के बाद दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट बताया मैंने, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं।
कुतुब मीनार की नींव कब रखी गई, तो बताएंगे 1199 एडी में रखी थी प्यारे बच्चे। किसकी याद में बनाया गया कुतुब मीनार, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कौन था सर, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन है, इसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बख्तियार खिलजी कौन है, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री क्या थी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था सर, नालंदा यूनिवर्सिटी में लगाई थी आग। इसकी कहानी पूरी बताऊंगा अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगाई थी आग और इसी ने जला दी थी पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई तो उसी में जलकर मर गया कौन, बख्तियार खिलजी। उन्हीं की याद में इसने नींव रखी किसकी सर, कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार को बनाया गया सर दिल्ली के अंदर, दिल्ली लोकेटेड एरिया में बनाया गया। कहां पर बनेगा प्यारे बच्चे, दिल्ली में बनेगा ये, दिल्ली के अंदर बनाया गया कुतुब मीनार। दिल्ली की लोकेशन बताएंगे प्यारे बच्चे, दिल्ली लोकेशन पड़ता है यहाँ पे। दिल्ली कवर करता है बहुत सारे आपके स्टेट्स को, जिसे आप एनसीआर रीजन भी बोलते हैं। यूपी आपका करता है, हरियाणा करता है और आपका राजस्थान। ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं। दिल्ली और आपका कौन सा एक यूनिट टेरिटरी है, आपका हरियाणा लगता है, आपका एक स्टेट लगता है राजस्थान, एक लगता है उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, 14, 11 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं, आपके हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट्स और आपके साथ साथ आपके राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें अलवर और एक आता है, एक और है डिस्ट्रिक्ट इसमें भरतपुर, जो आपका एनसीआर में आता है। यहां तक की बातों में आशा करता हूं सभी को समझ आ रही होगी। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं प्यारे बच्चे, थोड़ा सा और गौर करते हैं और क्या क्या रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट मारना है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, सारी की सारी चीजों का स्क्रीनशॉट मार लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुतुब मीनार से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुतुब मीनार से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है सर, एक बार बता दो। कुतुब मीनार के बारे में पूछा जाता है कि सर जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कितनी है। कुतुब मीनार की हाइट पूछेगा तो बता देना प्यारे बच्चे कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो आप बता देना सर कुतुब मीनार की जो एक्चुअल हाइट है वो है 72.5 मीटर। कितनी है प्यारे बच्चे, 72.5 मीटर। याद रखना इसको एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, 73 मीटर के नाम से या 73 मीटर के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट किया जाता है। याद रखना इसको बनवाने वाला, इसकी नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसकी याद में रखी थी, तो बता देना बख्तियार खिलजी की याद में रखी गई, बख्तियार खिलजी की याद में। ठीक है जी, कंप्लीट ये नहीं करवा पाए थे। नींव रखी गई थी 1199 एडी के अंदर प्यारे बच्चे, 1199 एडी में रखी गई थी नींव। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसे कंप्लीट करवाएगा कौन इस कुतुब मीनार को, तो याद रखना इसी का गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कराएगा 1220 एडी में इसे कंप्लीट। इल्तुतमिश के बाद आएगा प्यारे बच्चे फिरोज शाह तुगलक। इसमें क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का रिलेशन क्यों है कुतुब मीनार से, ऐसा बताते हैं कि कुतुब मीनार जो था सर, ऊपर से कुतुब मीनार के ऊपर एक दिन बिजली गिर गई। बिजली गिरने की वजह से ऊपर की जो 2 मंजिलें देख रहे हो ये टूट के बिखर गई थी। इसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने 1368 के अंदर इसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाया। कंस्ट्रक्ट करवाते समय भूल गया कि ये मंजिल कितनी थी, इसी वजह से ये बनवाता चला गया, बनवाता चला गया, बनवाता चला गया, बनवाता चला गया। और पूछा गया, मजदूर कहते हैं महाराज बस, कहते हैं और ऊंचा ले जाओ, तो ये एक्स्ट्रा हाइट कर देता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। कितनी एक्स्ट्रा हाइट लेकर चला गया, 230 फीट ऊपर और ले गया था ये, 230 फीट ऊपर और ले गया सर ये। तो एक्स्ट्रा बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक्स्ट्रा यूनिट कवर कर देता है। लेकिन हुआ क्या, 1505 में सर एक राजा था सिकंदर लोदी नाम का, सिकंदर लोदी नाम का। इसके टाइम पीरियड में आ गया दिल्ली में भूकंप। भूकंप की वजह से ऊपर से नीचे पड़ गए क्रैक्स। इसने क्या किया, मेंटेनेंस करवाया 1505 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स इसका देखरेख करने लग गए, आगे चलकर इन्होंने देखा, शासन प्रणाली ने देखा। कुतुब मीनार अगर पूछा जाए यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया, तो बता देना सर 1993 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ था। यूनेस्को लिस्ट में शामिल होता है 1993 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देयर इज अ हेडक्वार्टर इन लंदन। अगर हम बात करते हैं सर, दिस इज अ यूनेस्को। यूनेस्को का याद रखना क्या है सर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये क्या है सर, कुतुब मीनार की डिटेल है। अभी हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में खत्म नहीं कर चुके, अभी कुछ चीजें और हैं।
अभी पूछा जाता है कुतुब मीनार, या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या क्या चीजें हैं सर, याद रखना इसी ने क्या किया था सर, इसी को बोला जाता है द फाउंडर ऑफ मेहराब एवं डोम आर्किटेक्चर, फाउंडर ऑफ मेहराब एंड डोम आर्किटेक्चर। डोम यानी कि सर इसने मेहराब एवं गुंबद कला का विकास किया। मेहराब किसे बोलते हैं बच्चे, मेहराब बोलते हैं इस चीज को। भारत में इस चीज को कौन लेकर आया, भारत में इस चीज को लेकर आने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी को मेहराब बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा मस्जिद वगैरह के दरवाजे ऐसे बने होते हैं, कभी कोई मस्जिद के पिलर्स आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ पिलर्स पे ऐसा बना होता है कुतुब, है ना, पिलर्स आपके कभी देखे होंगे तो ऐसा बना होता है पिलर्स भी, तो ये मेहराब कला बोलते हैं। गुंबद कला मतलब ये वाला डोम आर्किटेक्चर। ये डोम आर्किटेक्चर और मेहराब कला दोनों भारत में लाने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है प्यारे बच्चे। ये सारी की सारी चीजें ऐबक के बारे में थी। इसी के बारे में पूछा जाता है कि सर इसका दरबारी कवि कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक का, दरबारी कवि पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था तो बता देना हसन निजामी। क्या नाम था प्यारे बच्चे, हसन निजामी नाम था, हसन निजामी इसका क्या था प्यारे बच्चे, नाम था। ठीक है जी, चलो अभी मैंने आपको बताया बख्तियार खिलजी के बारे में, तो बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि बख्तियार खिलजी के गुरु कभी पूछे जाए कौन है तो याद रखना इनके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती बोलते हैं सर। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है सर, इन्हीं की दरगाह बनी है आपकी अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है, अजमेर शरीफ में इन्हीं की दरगाह बनाई गई है, अजमेर शरीफ में इन्हीं की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती गुरु है बख्तियार खिलजी के, और बख्तियार खिलजी गुरु है कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है प्यारे बच्चे, तो याद रखना ये है सूफी संत। कौन है प्यारे बच्चे, सूफी संत। सूफी संत क्यों बनाए गए थे, इसका रीजन यही आता है कि जब भी आप लोगों को पता होगा मुस्लिम कम्युनिटी दो भागों में टूटी है, एक है शिया और एक है सुन्नी। शिया और सुन्नी में आपसी विवादों में लड़ाई होने की वजह से इनके विवादों को रोकने के लिए सूफी संतों को बुलाया गया, यानी सूफी संत की स्थापना इनके विवादों को रोकने के लिए की गई थी, इसीलिए सूफी संत इनके विवादों को रोकने का काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ, 1210 में इनको पोलो खेलने का बड़ा शौक था, किसको सर, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्या हुए सर, पोलो खेलते हुए, पोलो को हिंदी में बोलते हैं चौगान, चौगान खेलते समय ही क्या हुई प्यारे बच्चे, घोड़े से गिरकर हो गई इनकी मौत, घोड़े से गिरकर मौत हो गई। कब गिरे थे, 1210 में गिरकर हो गई सर डेथ, घोड़े से गिरकर हुई डेथ। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का रूलिंग टाइम कब से कब तक बोला जाता है, 1206 से लेके 1210 तक। 1210 में जैसे ही मरेंगे भारत में आएगा इन्हीं का बेटा जिसका नाम होगा आराम शाह। आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा इसका गुलाम वंश का सेकंड रूलर कौन होगा प्यारे बच्चे, आराम शाह के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए धन्यवाद।